हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। आज के इस सेशन में हम बिहार बजट 2023-24 पे एक ब्रीफ डिस्कशन करने वाले हैं। बिहार का बजट पेश हो चुका है। इसमें काफी सारे जो डाटाज है, नए नए डाटाज आए हैं, चेंज देखने को मिले हैं। अलग अलग प्रोजेक्ट पे अलग अलग अभी गवर्नमेंट ने अपना खर्च व्यय दिखाया है और बहुत सारी बातें जो है इस बजट में अब नई देखने को मिली है। तो इस डिस्कशन में हम ब्रीफली बजट जो है 2023-24 का जो बिहार का बजट है उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। अब ये जब बजट पेश हो रहा था तो इस बजट में जो फाइनेंस मिनिस्टर है बिहार के, उन्होंने कहा कि विगत 10 वर्षों में बिहार में जो है जो आर्थिक वृद्धि देखी गई है, जो बिहार की अर्थव्यवस्था है उसमें 3 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। यह फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है। 2018-19 में जहां पे आर्थिक आकार के आधार पे, आर्थिक अर्थव्यवस्था के आकार के आधार पे बिहार का पूरे देश में 16वां स्थान था, वही 2021-22 में वह 14वें स्थान पे आ गया। और अगर हम बात करें 2021-22 के दौरान, जब पैंडेमिक के दौर में हर जगह जो अर्थव्यवस्था था वह डाउन होते जा रहा था, उस समय भी बिहार में एक अच्छी ग्रोथ रेट दर्ज की गई थी। उस दौरान भी बिहार की जो अर्थव्यवस्था थी एक अच्छी गति से चल रही थी, उसमें भी ग्रोथ दर्ज किया जा रहा था। तो रिसेंटली अभी यह 2023 और 24 का जो बजट है बिहार का वो पेश हुआ है और इसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। अब चूंकि बिहार की अर्थव्यवस्था है, आप सोच सकते हैं कि जब पैंडेमिक के दौर में अगर इतना ज्यादा, अगर कह सकते हैं कि आप वृद्धि दर्ज की जा रही थी, तो नॉर्मल कंडीशन में ऑलरेडी बात है कि और अधिक अच्छा परफॉर्मेंस इसमें देखा गया होगा। 2021-22 में पूरे देश में अगर हम बात करें, उस समय जो बिहार में जो विकास दर थी, वह विकास दर के मामले में बिहार जो था वह तीसरे स्थान पर रहा। तो एक ऑलरेडी कह सकते हैं कि जब पैंडेमिक का दौर था तब भी बिहार में एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला था। अब बात करते हैं हम इस 2023-24 का जो बजट है उसमें क्या कुछ खास रहा है, उसे हम ब्रीफली इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें इस बिहार का जो बजट रहा है इसमें आर्थिक मंदी के दौर से जब पूरा का पूरा देश डूबा हुआ था, उस समय भी बिहार में जो आर्थिक वृद्धि थी वह पॉजिटिव दर्ज की जा रही थी। और देख सकते हैं कि जो बिहार है लगातार उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने वाले राज्यों में से एक है। और जब पैंडेमिक का दौर था उस समय भी यह तीसरे स्थान पे रहा था। कोविड महामारी और अन्य कारणों से वित्तीय वर्ष 2020-21 राज्य के लिए आर्थिक मंदी का वर्ष था, परंतु बिहार इस आर्थिक मंदी से भी तेजी से उभरने वाला राज्य, जहां वित्तीय वर्ष 2021-22 में वैश्विक आर्थिक जो वृद्धि दर थी, जो वर्ल्ड का जो ग्रोथ रेट था वह 6.0 था और इसी दौरान जो देश की आर्थिक व्यवस्था थी वह 8.7% रही थी, जबकि इसी दौरान जो बिहार की अर्थव्यवस्था था वह 10.98% दर्ज किया गया था। तो देख सकते हैं कि आप ग्लोबल लेवल पे भी और इंडिया के लेवल पे भी जो हमारा विकास दर था, तो जो इंडिया का विकास दर है 8.7%, उससे 2.28% अधिक वृद्धि दर था बिहार का। तो पैंडेमिक के दौर में भी जो बिहार का ग्रोथ रेट रहा है वो काफी अच्छा रहा था। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर जो आपका ये फिगर है, आप देख सकते हैं 2021-22 में जो वास्तविक दर था वो 10.98% था, जो कि जो हमारा कंट्री है उसका 8.7% था। जो इंडिया का जो एज ए होल जो ग्रोथ रेट था वो 8.7% था और उस समय भी बिहार का यह 10.98% रहा। 2022-23 का जो बजट अनुमान था वह 10.34% और जो 2023-24 का जो बजट अनुमान है कि आखिर कितना ग्रोथ रेट रहेगा, जो आर्थिक वृद्धि दर है वो कितना रहेगा, तो यह अनुमानित है 15.24%। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही पैंडेमिक से उभरा है या वृद्धि दर में कितना अधिक तेजी देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं बिहार बजट 2023-24 का जो राजकोषीय अभिविन्यास है उसमें क्या स्थिति रहा है। अगर बिहार की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं इस फिगर में, अगर आप देख सकते हैं राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में,
तो वास्तविक जो 2021-22 का स्थिति था उसमें 3.8% रहा था राजकोषीय घाटा, जिसे आप फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। 2022-23 में जो बजट अनुमान था वह 3.47% का था, और जो 2023-24 में जो बजट अनुमान है कि कितना राजकोषीय घाटा रहेगा वह 2.98% रहने का अनुमान है। इसमें इस बजट में अनुमानित है कि जो राजकोषीय घाटा रहेगा वह 2.98% रहेगा। अगर हम बात करें ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्ति में हिस्सा, जो ब्याज का भुगतान करती है बिहार सरकार, उसका कुल राजस्व प्राप्ति में कितना हिस्सा है, तो अगेन आप देख सकते हैं 2021-22 में यह जो ब्याज भुगतान था वह 8.70 था। 2022-23 में जो बजट का अनुमान था वह 8.29 था, और 2023-24 में जो बजट अनुमानित था वह 8.64% रखा गया है कि जो ब्याज का भुगतान का जो कुल राजस्व प्राप्ति में कितना हिस्सा है 2023-24 में, तो वह 8.64% का अनुमान है कि यह ब्याज भुगतान का हिस्सा होगा कुल राजस्व प्राप्ति में। अब बात करें अगर हम प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संरचना कि क्या क्या प्रवृत्ति रहा है, तो अब अगर बात कर सकते हैं तो देखिएगा ध्यान से 2021-22 के दौरान जो प्राप्ति की प्रवृत्ति थी वह आप देख सकते हैं यह 1,99,270, ये जितने भी डाटाज है आपके सब करोड़ में है, 1,99,270 करोड़। 2022-23 में जो बजट अनुमानित था वह था देख सकते हैं 2,37,892 करोड़, और 2023-24 में जो बजट अनुमान है कि कितना कुल प्राप्ति होगा, तो वह जो अनुमानित है वह देख सकते हैं यहाँ पे 2,62,085 करोड़ का यह अनुमानित किया गया है कुल प्राप्ति का। तो आप देख सकते हैं वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल प्राप्तियां 1,99,270.15 करोड़ रुपए हुई, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान में बढ़कर 2,37,891.94 करोड़ रुपए हो गया। तथा पुनः वित्तीय वर्ष इस बार का जो वित्तीय वर्ष है 2023-24 में यह बढ़कर कितना हो गया है 2,62,085.40 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के जो बजट के अनुमान के अनुसार राज्य की कुल प्राप्तियों में वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में लगभग 24,194.46 करोड़ रुपए की वृद्धि तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 की वास्तविक तुलना में 62,815.08 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है। अनुमानित है ये कि जो 2023-24 का जो बजट है वह 2022-23 के बजट से कितना अधिक है, तो याद रखिएगा 24,193.46 करोड़। और अगर 2021-22 के बजट से कितना अधिक है इस बार का बजट जो अनुमानित है वो 62,815.08 करोड़। यह अनुमानित है कि 2023-24 का जो बजट है यह इतना अधिक रहने वाला है 2022-23 के बजट से और 2021-22 के बजट से। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार की कुल आय प्राप्तियां में राजस्व प्राप्तियां कितनी है, तो आप देख सकते हैं जो राजस्व प्राप्तियां है वह 2,12,326.97 करोड़ रुपए तथा जो पूंजीगत प्राप्तियां है वह 49,758.44 करोड़ रुपए है। मतलब जो रेवेन्यू आप कह सकते हैं जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वह 2,12,326.97 करोड़ रुपए और जो कैपिटल रिसिप्ट है वह 49,758.48 करोड़ रुपए होने का अनुमान है 2023-24 के बजट में। इसी वर्ष कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्ति का जो हिस्सा है वह 81.01% है, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में 82.69% अनुमानित था। आप देख सकते हैं कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वह इस बार का जो टोटल प्राप्ति है गवर्नमेंट का उसमें कितना हिस्सा है रेवेन्यू रिसिप्ट का, तो 81.01% है, जो कि 2022-23 में लगभग 82.69% अनुमानित था। तो मतलब इसमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है रेवेन्यू रिसिप्ट में। अब बात करते हैं
राजस्व संग्रह की संरचना। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 की कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का जो हिस्सा है वह 71.79% रहने का अनुमान है। इसी वित्तीय वर्ष में जो कर विहीन राजस्व के मद से कुल राजस्व प्राप्ति का 3.07% राजस्व संग्रह होने अनुमानित है। और वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के जो दौरान केंद्रीय करों में राज्य का जो हिस्सा है वह मात्र 12.6% की वृद्धि दर अनुमानित है, जबकि राज्य का जो अपना कर राजस्व है उसमें 20.9% वृद्धि की बढ़ोतरी की अनुमानित है। कि जो केंद्र से उसको जो कर मिल रहा था उसमें कितना वृद्धि दर अनुमानित है, तो 12.67%, और राज्य का जो अपने कर से उससे राजस्व प्राप्ति हो रहा था उसमें अनुमानित है कि 20.09% बढ़ोतरी होगी। आप इसमें देख सकते हैं बिहार की कुल प्राप्ति की प्रवृत्ति में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, यहाँ पे देख सकते हैं 20%, आप देख सकते हैं लोक ऋण 19%, केंद्रीय करों में राज्य का अंश कितना रहा 39%, राज्य सरकार के कर राजस्व देख सकते हैं 19%, और राज्य का कर भिन्न राजस्व लगभग 3%। तो ये अलग अलग डिफरेंट डायमेंशन से राज्य को कितना मिल रहा है पैसा वो दर्शाया गया है। तो आप देख सकते हैं केंद्रीय करों में जो राज्य का अंश है कि केंद्र सरकार से जो कर है उसमें राज्य को कितना मिलता है, तो सबसे अधिक है वह है 39%। अब राजकोषीय प्राथमिकताओं की प्रवृत्ति एवं विन्यास। अब आखिर किस सेक्टर पे को ज्यादा प्राथमिकता दी गई है, तो अगर आप देखना चाहे इस बजट में, राज्य के बजट में 2023-24 में कुल व्यय का लगभग 63.91% हिस्सा विकासात्मक व्यय पर रखा गया है, जो डेवलपमेंटल व्यय एक्सपेंडिचर है उस पर रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 का जो बजट पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट जो कि 2,37,691.19 करोड़ था, ये कब का 2022-23 का, रुपए से 10.18% की बढ़ोतरी के फलस्वरूप 2,61,885.40 करोड़ रुपए हो गया है। मतलब जो 2022-23 फाइनेंशियल ईयर था उसमें बजट कितना था, तो उसमें जो टोटल बजट था वो 2,37,691.19 करोड़, इसमें लगभग 10.18% की वृद्धि दर्ज हुआ है। और जिसके कारण जो 2023-24 का जो कुल बजट है वो कितना हो गया है, आप देख सकते हैं 2,61,885.40 करोड़ रुपए हो गया है। कुल बजट में 79.3% राजस्व व्यय तथा 20.63% पूंजीगत व्यय, मतलब 79.3% जो व्यय है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में जा रहा है, और 20.63 जो % है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में जा रहा है। अगर हम क्षेत्रवार वर्गीकरण करें कि किस सेक्टर को सबसे ज्यादा बजट दिया गया है, किसे ज्यादा फंड एलोकेट किया गया है, तो आप देख सकते हैं सरकार की सामाजिक क्षेत्र में व्यय की प्राथमिकता साफ उजागर हुई है। जो सामाजिक क्षेत्र में जो विकास कार्य है उसमें सबसे अधिक बजट एलोकेट किया गया, फंड एलोकेट किया गया है। सामाजिक सेवाओं पर सबसे ज्यादा 38.14% व्यय दिया गया है, कि जितना भी बजट है उसका 38.14% सामाजिक सेवाओं पे। आर्थिक सेवाओं पे कुल बजट का 24.01% का व्यय का प्रावधान अनुमानित है, और कुल व्यय में सामान्य सेवाओं पे 28.38% व्यय अनुमानित है। जबकि लोक ऋण की अदायगी में जो ऋण है गवर्नमेंट के ऊपर में ऋण है उसकी अदायगी के लिए कुल व्यय का 9.0% रखा गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जितने भी सारे आप ये देख रहे हैं उसमें अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग टाइप का फंड एलोकेट किया गया है, लेकिन अगर सबसे अधिक किस पे किया गया है तो सामाजिक सेवाओं पे सबसे अधिक टोटल बजट का 38.14% जो व्यय है वह अनुमानित है। आप देख सकते हैं इस फिगर के माध्यम से जो क्षेत्रवार व्यय संरचना है, तो आप देख सकते हैं जो जैसा कि मैंने बताया कि सामाजिक सेवाएं पर सबसे अधिक 38% है, सामान्य सेवाएं पे 8%, लोक ऋण पे 9%, ऋण एवं जो पेशगिया है उस पे 0.0
5%, सहायता एवं अनुदान पे 0% यहाँ पे है, आर्थिक सेवाएं पे 24%। ये सारे के सारे किस सेक्टर में कितना एलोकेट किया जाएगा बजट, वो अनुमानित है। तो आप देख सकते हैं, याद रखिएगा, सबसे अधिक किस पे है, तो सामाजिक सेवाएं पे है, जो कि 38% है लगभग कुल बजट का। आप देख सकते हैं कुल व्यय का जो प्रवृत्ति है, राशि जो आंकड़ों में दिया गया है, जैसा कि मैंने बताया कि जो 2021-22 में जो वास्तविक जो बजट रहा वह था 1,93,123 करोड़। 2022-23 में जो बजट अनुमान था कितना था, तो 2,37,691 करोड़ था। और 2023-24 में जो बजट अनुमान है वह है 2,61,885 करोड़, जो कि 2022-23 के मुकाबले में लगभग 10.18% का वृद्धि है। इसके मुकाबले में कितना वृद्धि है, 10.18% का। विकासात्मक एवं गैर विकासात्मक व्यय जो राशि दिया गया है, जो डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल जो एक्सपेंडिचर है, आप उसको अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। जो ये रेड कलर का अगर आपको साइन दिख रहा होगा, यह नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, और ये जो आपको ग्रीन दिख रहा होगा वो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है। तो आप देख सकते हैं 2021-22 में यह 1,34,057 करोड़ रहा। जो नॉन डेवलपमेंटल है वह 59,066 करोड़ रहा। 2022-23 में जो बजट अनुमान था कि डेवलपमेंटल वर्क पे कितना होगा, तो यह था 1,60,140 करोड़। नॉन डेवलपमेंटल पे देख सकते हैं 77,551 करोड़। 2023-24 में जो अनुमान है कि जो डेवलपमेंटल वर्क है उसमें कितना किया जाएगा, तो 1,67,375 करोड़, और नॉन डेवलपमेंटल वर्क पे 94,510 करोड़। यह अनुमानित है 2023-24 में। राजस्व एवं पूंजीगत व्यय जो राशि करोड़ में दिया गया है कि राजस्व एवं पूंजीगत व्यय जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, उसमें क्या स्थिति है। तो अगर आप देख सकते हैं, जो ये रेड लाइन आपको दिख रहा होगा, यह रेड लाइन पूंजीगत व्यय है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, और ये जो आपको ये लाइन दिख रहा होगा यह राजस्व व्यय है। तो आप देख सकते हैं 2021-22 में अगर हम वास्तविक स्थिति की बात करें, रियल टर्म्स में बात करें, तो जो हमारा पूंजीगत व्यय है था वो 33,903 करोड़ था। 2022-23 में जो अनुमानित था वो 45,735 करोड़, और जो 2023-24 में अनुमानित है यह 54,037 करोड़ के आसपास अनुमानित है कि पूंजीगत व्यय होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और अगर आप राजस्व व्यय की बात करें तो 2021-22 में यह 1,59,220 करोड़ था। 2022-23 में बजट का जो अनुमान था 1,91,997 करोड़, और 2023-24 में यह 2 लाख देख सकते 2,07,848 करोड़ यह अनुमान रखा गया है कि यह व्यय होगा, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय होगा 2023-24 का बजट अनुमान में कहा गया है। अब ऋण प्राप्ति अब की रूपरेखा क्या है कि आखिर बिहार गवर्नमेंट ऋण लेती है तो उसका क्या रूपरेखा है। तो आप देख सकते हैं, तो 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल बकाया ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात का 40.4% की सीमा में रखना है। जो 15th फाइनेंस कमीशन था उसके अकॉर्डिंग जो कुल बकाया राशि है होगा, ऋण होगा, वह टोटल जो स्टेट का जीडीपी होगा उस जीडीपी के 40.4% सीमा के अंदर में ही रखना है टोटल ऋण को। राज्य सरकार द्वारा बजट 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया ऋण का अनुपात कितना अनुमानित है, 37.81%, जो कि 15वां वित्त आयोग जो कहा था, मैंडेट दिया था कि लगभग 40% के भीतर रहना चाहिए। तो बजट में भी यही अनुमानित है कि जो कुल ऋण होगा सकल घरेलू जो राज्य का उत्पाद है, जो स्टेट का जीडीपी है, उसमें यह कितना रहने का अनुमान है, 37.18%। राज्य वित्तीय सुधार के पथ की ओर अग्रसर है। इसका प्रमाण 2021-22 के 38.12% की तुलना में 2022-23 में कम होकर 38.05% और पुनः घटकर यह 37.81% हो गया है। कि 15वां वित्त आयोग ने तो कह दिया कि जो आपका जो ऋण है वह कुल स्टेट के जीडीपी का 40.4% के अंदर रहना चाहिए। तो 2021-22 में जब आप पूरे देश में पैंडेमिक था तब भी हम इस एस्टीमेट के अंदर में ही थे यह राज्य,
उस समय 38.05% रहा था, और 2022-23 में भी घटकर 21-22 में 38.12% था, 2022-23 में 38.05% हो गया, और अभी तो और घटकर यह लगभग 37.18% अनुमानित है। तो हम 15वां जो वित्त आयोग का कहना है उसके अंदर में भी अभी ऋण है टोटल जीडीपी का। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल लोक ऋण जो है वो 49,326.5 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। अब बात कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कुल बकाया ऋण की प्रवृत्ति जो है क्या रही है। तो 2021-22 में जैसा कि हमने देखा यह कितना है, आप देख सकते हैं 2,57,510 करोड़। 2022-23 में देख सकते हैं 2,83,596 करोड़, और 2023-24 में जो बजट अनुमानित जो किया गया है वह 3,24,762 करोड़ है। तो धीरे धीरे यह जो ग्राफ है आप देख सकते हैं हमारा कि कैसे इसमें हम 15th फाइनेंस कमीशन का जो रिपोर्ट है उसके अंडर में है। अब देख सकते हैं जैसा कि मैंने बस बताया कि 2021-22 में 15th फाइनेंस कमीशन का जो मैंडेट है 40.14% का है। हमने क्या किया कि 2021-22 में जो बिहार का जो रहा था आपका टोटल जो बकाया ऋण है वह 38.12% था। 2022-23 में यह घट के 38.05% हो गया, और 2023-24 में और घट के 37.81% हो गया। तो हम उसके जो लिमिट है उसमें है, बिहार जो गवर्नमेंट है उस 15 फाइनेंस कमीशन का जो लिमिट है ऋण का उसी में है ये अभी तक। बिहार बजट 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा कई प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है, जिनमें से बहुत सारे हैं। जैसे आप देख सकते हैं युवा एवं रोजगार, अनवरत महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक कल्याण, पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण, कृषि एवं ग्रामीण विकास, हरित विकास, आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास और शहरी विकास। ये कुछ ऐसे प्राइमरी सेक्टर्स है जिसपे गवर्नमेंट जो है बिहार गवर्नमेंट काफी ज्यादा फोकस करने वाली है। अब जो आत्मनिर्भर बिहार के जो 7 निश्चय योजना 2 है उसके लिए अगर आप बात कर सकते हैं तो कुल जो 2023 में 24 में जो निर्धारित व्यय है कि कितना इस पे खर्च किया जाएगा, तो 5,000 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है। आप देख सकते हैं युवा शक्ति बिहार की प्रगति जो इसका पहला 7 निश्चय योजना का जो पहला योजना है निश्चय है उसमें युवा शक्ति बिहार की प्रगति की बात कहता है, और उसमें आप देख सकते हैं विभिन्न क्षेत्रों में कुल लगभग 90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति के लिए कितना इसमें 2023-24 में खर्च किया जाएगा, तो 90 करोड़ का प्रावधान किया गया है। फिर आप देख सकते हैं सशक्त महिला, और इसमें भी है उद्यमिता विकास हेतु जो अनुदान दिया जाएगा, जो उद्यमिता विकास के लिए जो इंडस्ट्री के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए जो विकास की जा रही है बात की जा रही है उसके लिए अलग से 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें सशक्त महिला सक्षम महिला के लिए आप देख सकते हैं आप इसमें 2023 जो 23-24 का जो बजट है उसमें कुल 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना है। उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं का प्रोत्साहन के लिए आप देख सकते हैं लगभग कुल 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। क्षेत्रीय प्रशासन के में आरक्षण के अनुरूप महिला की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भी प्रावधान किया गया है। फिर आप देख सकते हैं हर खेत तक सिंचाई की पानी, जिसमें आप देख सकते हैं जो कुल बजट है उसमें 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जल संसाधन विभाग के द्वारा। लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा जो आहार पानी सिस्टम है या चेक डैम बनाने के लिए उसमें जो कुल बजट का प्रावधान है वो 340 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि विभाग द्वारा जो सामूहिक नलकूप योजना के तहत लगभग 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत उपकेंद्र निर्माण के लिए आप देख सकते हैं लगभग 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के तहत आप देख सकते हैं सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए 392 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन जो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आप देख सकते हैं
फिर पशु एवं मत्स्य संसाधनों का विकास के लिए भी आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वच्छ शहर एवं विकसित शहर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 124 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। व्यक्तिगत शौचालय की सुलभता के लिए भी प्रावधान किए जा रहे हैं। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान जो है आप ये बहुत ही फेमस अभियान है। इसका द्वितीय चरण के अंतर्गत 15 जिलों में एक एक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई की स्थापना लक्षित है, जो 2023-24 में 10 जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण लक्षित है। वृद्धजन हेतु आश्रय स्थल के लिए आप देख सकते हैं 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवास के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों के निर्माण के लिए, नदी घाटों पर विद्युत शवदाह गृह का निर्माण के लिए 120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभी शहरों में स्मार्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम का विकास के लिए लगभग 276 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बजट में सुलभ संपर्कता के लिए, ग्रामीण पथों की संपर्कता के लिए देख सकते हैं 185 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार बाईपास एवं फ्लाईओवर का निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आप देख सकते हैं बहुत सारी योजनाएं हैं कि क्या क्या प्रोजेक्ट को अचीव करना है, उसका इसमें डाटा दिया गया है, आप देख सकते हैं इसमें। और इसमें इसके तहत जो आप कह सकते हैं कुल इस निश्चय के लिए 2023-24 में जो अतिरिक्त सिस्टम है उसके लिए 460 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। आप देख सकते हैं ये जो आपका टेबल है इसमें डिफरेंट योजनाओं के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। समग्र शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान जो है स्कीम का, उसमें देख सकते हैं आप 16,131 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है उसके लिए 6,789 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसमें विभिन्न सेक्टर के लिए कितना कितना फंड एलोकेट किया गया है इस 2023-24 के सेशन में इसमें दिया गया है। देख सकते हैं इसमें अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रावधान किए गए हैं। देखिए 7 निश्चय जो अभी जस्ट हम लोग देख रहे थे 2 सुलभ संपर्कता के लिए है, जिसमें देखा है हमने सुलभ संपर्कता के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। तो अलग अलग जो अभी आपने सुना भी होगा न्यूज में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी है उसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए देख सकते हैं 120 करोड़ रुपए का है। तो अलग अलग सेक्टर के लिए किस सेक्टर के लिए अलग अलग। पटना मेट्रो रेल आप देख सकते हैं 100 करोड़ रुपए। अब एक आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ये टोटल गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, जो टोटल आपका बजट है उसमें कहां से पैसे आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि डायग्राम के थ्रू जैसा कि हमने देखा भी है केंद्रीय करों में राजस्व का जो है लगभग 39.2% यहाँ पे है। देख सकते हैं ऋणों की वसूली से 0.1%, लोक ऋण 18.82%, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 20.27%, राज्य कर भिन्न राजस्व से 2.48% और राज्य सरकार के कर राजस्व से 18.9%। ये इस तरीके से ये रुपए आता है गवर्नमेंट को, उसका एक डाटा दिया गया है। अब वो तो रुपए आता है, रुपए जाता कहां है तो आप इसका देख सकते हैं जैसा कि हमने जस्ट देखा है कि सबसे अधिक इस बार जो फंड दिया गया है वो सामाजिक क्षेत्र को दिया गया जिसमें 38.14%, सामान्य सेवा के लिए 28.38%, ऋण एवं पेशगिया के लिए 0.4%, लोक ऋण के लिए 9%, सहायता अनुदान और अंशदान के लिए 0.01%, आर्थिक सेवाओं के लिए 24.01%। ये चीजें रखी गई है कि मतलब इन सेक्टरों में इतना पैसा खर्च होगा। तो ये था बिहार का 2023-24 का बजट। आई होप आपको ब्रीफली ये एक आइडिया लग गया होगा कि आखिर इस बार के बजट में क्या कुछ खास रहा है और आपको ये बातें समझ में आई होंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।